की हकीकत यह है कि राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, पासवान, मांझी सभी का नेता है, लेकिन अगर किसी का नेता नहीं है तो वो है मुसलमानों का नेता। 19% मुसलमानों का नेता नहीं है और इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर है। को बनाना है और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी को हराना है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 19% मुसलमानों का नेता नहीं है और इसकी जिम्मेदारी हम पर है। अब इस बयान पर देखिए राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि ओवैसी का बयान अपने मियां मिट्ठू जैसा है। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। बिहार में जब सांप्रदायिक शक्तियां उभर कर आडवाणी जी रथ पर सवार होकर निकले थे, वही जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि पर समस्तीपुर में आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करने का काम किया था। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। राज्य कोचिंग योजना हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, तलाकशुदा महिला को आर्थिक सहायता हो, कई योजना चला रहे हैं। इसलिए अब वो आपके झांसे में नहीं आएंगे। ओवैसी साहब, 2005 के पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाकर लोग अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। लगता है ओवैसी जी ने होमवर्क ठीक से नहीं किया, या फिर उन्हें किसी ने ये नहीं बताया, या फिर उनको बरगला दिया है। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के एमपी हैं, उस केंद्रीय कमेटी से हैं। उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है? ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम उन्हें नहीं याद आया जिन्हें मुस्लिम समाज अपना नेता मानता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शाहनवाज जी केंद्रीय मंत्री बने, कलाम साहब राष्ट्रपति बने, अब्बास जी भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं। आपकी तिलमिलाहट का मुख्य कारण मुसलमानों द्वारा आपको नेता नहीं मानना है। अब देखिए ओवैसी जो कह रहे हैं उनके पीछे मकसद क्या है, आइए समझते हैं। और उसे समझने के लिए सीमांचल के समीकरण को आइए समझेंगे। देखिए सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में 4 जिले शामिल हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। और आपको बता दें कि सीमांचल में विधानसभा की कुल 24 सीटें आती हैं। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इसके बाद अगर पूर्णिया की बात हम लोग करें तो पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं और अररिया में 6 सीटें आती हैं। इसके बाद किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में 4 सीटें हैं। और सीमांचल में देखिए मुसलमानों की जो निर्णायक भूमिका मानी जाती है। साल 2020 की बात करें, यानी कि पिछले बार विधानसभा के चुनाव की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 सीट गई थी सीमांचल की, और यहीं पर एआईएमआईएम 5 सीट मिली थी। बाद में ओवैसी के जो 4 एमएलए थे वो आरजेडी में शामिल हो गए थे और इस बार ओवैसी की साख भी दांव पर लगी हुई है। 15 सितंबर को ही पीएम ने पूर्णिया का दौरा किया और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बार सीमांचल का जो
समीकरण है काफी ज्यादा इस बार दिक्कत करने वाला है, क्योंकि इस बार पूर्णिया में एनडीए ने भी पूरे दमखम लगा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी खुद उतर चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या गुणागणित पार्टियां करती हैं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, बिहार चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलसी भाई जगताप ने शाहरुख खान को मिले हुए नेशनल अवार्ड को लेकर टिप्पणी कर दी है। बिहार चुनाव से जोड़ दिया है नेशनल अवार्ड को। भाई जगताप ने आरोप लगाया है कि शाहरुख को जो अवार्ड मिला है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए दिया गया है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और ये कहा कि कांग्रेस को तो हर जगह सिर्फ वोट ही नजर आता है। तो किंग खान की एंट्री अब बिहार चुनाव में हो चुकी है एक बेतुके बयान से, और ये बयान है एमएलसी भाई जगताप का, जिन्होंने शाहरुख खान को मिले नेशनल अवार्ड को बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। चूंकि मुस्लिम समाज से आते हैं शाहरुख खान, और ऐसे में उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए उनको ये नेशनल अवार्ड दिया गया है, जिसका कि बिहार से हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बेतुका बयान, इसको लेकर के अब सियासत हो रही है। बिहार चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री कैसी हुई वो हमने आपको बताया। नेशनल अवार्ड मिला है शाहरुख खान को, और ऐसे में भाई मोदी जी ने बहुत सारी चीजें देखी है। अब ये हथकंडे जो बचे हैं वो भी इस्तेमाल करें। एक जगह तो मुसलमानों को लेके आप जो बयानबाजी कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, जो जातीय दंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस ढंग की स्थिति हमारे देश में आज है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अभी बिहार हो, चाहे जहां भी हो, तो और एक जगह जब ये चुनाव का ये आता है तो आपको शाहरुख खान दिखाई दे देता है। चलो एक बात तो है, इनके नेशनल अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन शाहरुख उस ऊंचाई को बहुत पहले छू चुके हैं। वो विश्व में वो शाहरुख खान को माना जाता है। ये आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस नेता भाई जगताप का बयान कांग्रेस की और भाई जगताप की ओछी मानसिकता का प्रदर्शन है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इनको हर विषय में मुस्लिम वोट यही दिखता है, यही ये विधान साफ तरह से दर्शाता है। ये भारत के मतदाताओं का अपमान तो है ही, साथ में शाहरुख खान की जो क्वालिटीज है उसका भी बहुत बड़ा अपमान कांग्रेस और भाई जगताप ने किया है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि हमारी तैयारी चल रही है और 28 सितंबर के बाद सीटों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये दावा किया कि 5 से 6 अक्टूबर तक सब हो जाएगा। एनडीए में ना तो किसी तरह का मतभेद है और ना ही मनभेद है, पर सब होता है। अब समय आने दीजिए, अभी हम लोग की तैयारी चल रही विधानसभा। हम समझते हैं 28 तारीख को हमारा विधानसभा सम्मेलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यही काम करेंगे, सीटों पर चर्चा करेंगे। जब 2-4-5 दिन के अंदर 5-6 तारीख तक हम लोग सब कर लेंगे, और आसानी से, कहीं पर कोई झीझ नहीं है, कहीं पर किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मनभेद। तो बिहार में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। अब देखिए, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला का ये मामला है, और तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को दिया है। 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट देने की बात की गई है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद सीईसी बिहार आ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ, पुलिस महानिदेशक के साथ, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को भी लिखा है। तो यानी कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, और इसके लिए सभी पार्टियां भी लगभग तैयार है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 6 अक्टूबर के बाद, दुर्गा पूजा के बाद चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, और इसकी तैयारी जो है वो लगभग अंतिम दौर पर ही चल रही है। और ऐसे में चुनाव को लेकर और ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है। अब देखिए, बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार सौगात दे रहे हैं, सौगातों की बारिश कर रहे हैं। आज एक बार फिर नीतीश कुमार ने भागलपुर और खगड़िया को बड़ी सौगात देने के लिए जा रहे हैं। भागलपुर के सनहौला प्रखंड में सीएम का कई कार्यक्रम आयोजित है। नीतीश कुमार यहां पर 301 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे। साथ ही यहां पर वो लाभुकों और कार्यकर्ताओं से
संवाद कर सकते हैं। दूसरी ओर खगड़िया में भी नीतीश कुमार आज करीब 520 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सीएम यहां पर 519 करोड़ की 256 योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बेलदौर के पंसलबा में सीएम के कार्यक्रम को लेकर यहां पर तैयारियां जोरदार तरीके से की गई हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर भागलपुर, यहां पर सीएम का इंतजार हो रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं खगड़िया की। खगड़िया में भी सीएम का इंतजार हो रहा है। 519 करोड़ की योजना की सौगात यहां पर देने वाले हैं। भागलपुर में भी सीएम का इंतजार हो रहा है। तैयारियां की जा चुकी हैं। 301 करोड़ की योजनाओं की सौगात भागलपुर में सीएम देने वाले हैं। देखिए, बढ़ते खबरों में आगे। बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास में यह बैठक होगी। आज 14 जिलों के नेताओं के साथ बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ पार्टी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। कल 26 जिले के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और जिला कमेटी से फीडबैक भी लिया गया। आज 14 जिलों के उम्मीदवारों का फीडबैक लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। अब देखिए, कोर कमेटी की, बीजेपी जिलावार कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक होने वाली है। ये बैठक कितना महत्वपूर्ण, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय बैठक है ये और कल भी बैठक हुई है और कल तकरीबन 26 जिलों के जो बीजेपी के जिलावार कोर कमेटी के जो नेता हैं उनके साथ बातचीत की गई है और आज जो संगठन जिला मिलाकर के लगभग 14 जिले भी बचे हुए हैं और उन 14 जिलों में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं जिलावार, उनसे बातचीत होगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उन पर चर्चा हो रही है कि उम्मीदवार कैसा है, उसकी छवि कैसी है। पूरा फीडबैक लिया जा रहा है और एक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और इसी डेटा के आधार पर जो फाइनल उम्मीदवार का जो चयन होगा, जब उसमें इस बात को देखा जाएगा कि क्या फीडबैक जिला से आया है। क्योंकि भाजपा में हमेशा यह कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को तरजीह देनी है, जो पार्टी के जो वर्कर है, नेता है, उन्हें तरजीह देनी है और इन्हीं कारणों से यह बैठक बुलाई गई है ताकि पार्टी में असंतोष न हो और पार्टी के नेताओं को भी यह लगे कि उनकी राय ली जा रही है। तो कुल मिलाकर के अभी तक सैकड़ों जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर चर्चा हुई है और आज भी कई उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। जी शैलेंद्र, एक क्राइटेरिया उम्मीदवारों का ये भी कुछ दिनों पहले बीजेपी की तरफ से अनाउंस किया गया था कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होने चाहिए। एक मिनिमम फॉलोअर्स का भी बताया गया था कि 50,000 कम से कम होने चाहिए। तो क्या ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा उम्मीदवारों का जब नाम चयन हो रहा होगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तरफ से जरूर कहा गया था कि यदि आप उम्मीदवार हैं तो कम से कम 50,000 फॉलोअर तो आपके होने ही चाहिए और तमाम चीजों को देखा जाएगा, सिर्फ फॉलोअर ही नहीं, इसके अलावा आपकी स्थिति क्या है विधानसभा में, आप पर कोई आरोप तो नहीं है और आप किस समाज से आते हैं। कि हर किसी चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा जातियों को भी साधा जाता है, तो उन तमाम चीजों को देखा जाएगा। और 50,000 फॉलोअर तो चूंकि पार्टी ने बहुत पहले इस बात को कहा था, तो अभी तक जो लगातार जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा सोशल साइट पर भी वो काफी एक्टिव हैं सरकार की योजनाओं और तमाम चीजों को दिखाने के लिए और अपने प्रचार प्रसार को दिखाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अन्य क्राइटेरिया भी होगा, उसे भी उम्मीदवारों को फुलफिल करना होगा। और इस बार बीजेपी ने तय किया है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हें टिकट दिया जाएगा और ये पूरे एनडीए में इस तरीके की बात इस बार सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। बढ़ते खबरों में आगे, प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने यह कहा है कि वो टहलने के लिए आए, जब वो आएंगे तो अच्छा फ्लावर ट्रैफिक सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा। उनको बापू सभागार जरूर जाना चाहिए। नीतीश जी ने देश का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है। आए, घूमे फिरे, बिहार बहुत तरक्की कर गया, मुझको पूरा विश्वास है। जब उनके जमाने का बिहार था तो उस जमाने में जब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बहुत ही कम थी तो पूरे बिहार पटना में ट्रैफिक जाम लगता था। आज जब वो आएंगे और इतना अच्छा फ्लाईओवर युक्त और इतने ज्यादा सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें बापू सभागार जरूर जाना चाहिए, जहां नीतीश कुमार जी ने देश का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है।
वहां जाकर के वह नीतीश जी की तरक्की देखें, पटना म्यूजियम भी घूमें। बिहार बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है। अभी वो आए हैं तो एक दिन के लिए जरूर पटना घूम करके ही उनको जाना चाहिए। देश में पहली बार रेल से अग्नि प्राइम मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। रक्षा मंत्री ने लिखा कि भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगली पीढ़ी की ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही ये कई एडवांस खूबियों से लैस है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी। खबर नालंदा से, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा की मौत पर छात्रों ने जमकर बवाल किया है। कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और काफी देर तक कॉलेज में हंगामा किया। इस दौरान देखिए पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है। उन्हें वहां से खदेड़ा भी है। छात्रों का आरोप यह है कि कॉलेज प्रबंधन ने कोई मदद नहीं की। इधर मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने हॉस्टल को खाली कराना शुरू कर दिया है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। स्कूटी और कार में आग लगाई गई, आगजनी की गई इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए हंगामा कर रहे छात्रों की ये तस्वीर, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की ये तस्वीर। इसके बाद तीसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया है छात्रों पर। छात्र की मौत पर बवाल और मामले को शांत करने के लिए यहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। नालंदा जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी में जो है छात्र जो है जेडजेन के रूप में जो है लगातार जो है उपद्रव मचाने में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि जो चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है आगजनी कर जो है करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाया है। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पर कई गाड़ियां हैं जिसे आग के हवाले कर दिया है। यहाँ तक कि जो कॉलेज परिसर में जो है लैब है उसे जो है पूरी तरह से जलाकर जो है खाक कर दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये लैब जो है पूरी तरह से जलकर जो है राख हो गया है। कहा जा रहा है यहाँ पर जो है एक छात्रा जो है मुंगेर के रहने वाली है सोनम, वो खुदकुशी कर ली है, खास करके छत पर से कूदकर। उसके बाद जो है आक्रोश इस कदर भड़का कि जो यहाँ पर जो जितने छात्र थे वो किसी का बात नहीं माने और पूरे कॉलेज परिसर को आग के हवाले कर दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो पुलिस रात भर यहाँ पर लोगों को समझाती रही, लेकिन कोई भी पुलिस जो यहाँ छात्र है वो उपद्रवी छात्र वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और इसका नतीजा है कि आज जो है एक बड़ी जो है चुनौती बनी हुई है, खास करके स्थानीय प्रशासन को के लिए, क्योंकि जिस तरह से जो है यहाँ पर जो कॉलेज को है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है प्रोफेसर का जो है यहाँ पर रूम है और इसे भी पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। तो पूरी तरह से जो कहा जाए तो कॉलेज परिसर जो है अब खंडहर के रूप में जो है बना हुआ है। फिलहाल अब ये देखना है कि पुलिस किस कदर इन छात्रों पर कार्रवाई करती है, क्योंकि छात्र जो है उपद्रवी के रूप में जो है शामिल हुए और यहाँ पर रात भर तांडव मचाते रहे और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है जितनी भी सामान है सब कुछ क्षति पहुंचाया। फिलहाल जो है और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल